दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो। कंप्लीट टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस तो हैं ही, उसके साथ साथ अवेलेबल हैं ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, और आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आपको मिल जाएंगे ये सारे मटेरियल्स। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बढ़िया वाली क्लास जिसके अंदर आज आप पढ़ने वाले हो क्या, ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑल्सो द फर्मेंटेशन प्रोसेस। कल जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इस चैप्टर में हमने समझा था कि मैम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम एकदम से सिंगल स्टेप में नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो है ना वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो प्लांट्स ये चाहते हैं कि उसे वो छोटे 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 स्टेप्स में तोड़कर फिर इसका ब्रेकडाउन करें ग्लूकोज का, और इसी प्रोसेस को ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन ही कहलाया था ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो इसी प्रोसेस को आज आपको पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस को एंड फर्मेंटेशन को। चलो स्टार्ट करें क्या? मैम बिल्कुल कर दीजिए, हम तो कब से बिल्कुल एकदम इंतजार में बैठे हैं कि कब मैडम आए और ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दें, है ना। तो चलो भाई ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपना काम करना स्टार्ट करती हूँ, आप अपना काम कर दो जरा। सबसे पहली फुर्सत में सेशन को कर दो लाइक और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, एंड कमेंट जरूर करते रहना कि आपको कहाँ कहाँ चीजें समझ में आ रही हैं, जहां नहीं आ रही है तो वो भी। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। सी, द टर्म ग्लाइकोलाइसिस has originated from the Greek words ग्लाइकोज मतलब शुगर एंड लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, टूटना। ठीक है, अलग होना। तो ये कह रहे हैं आपसे ग्लाइकोज मतलब शुगर एंड लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, टूटना। तो शुगर का टूटना। सी, तो द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय गुस्टाव एम्डन, ऑटो मेयर एंड जे पर्नस and is often referred to as EMP pathway। ये आपने जरूर सुना होगा EMP pathway, लेकिन ये नहीं समझा कभी कि मैम ये EMP pathway जो है, इसका EMP का मतलब क्या है। भाई इन साइंटिस्ट के नाम है। सी, इन साइंटिस्ट के नाम से ये इनिशियल्स को लिया गया है। देखो देखो देखो, एम्डन E, ठीक है, मेयर ऑफ M, पर्नस P, EMP pathway कहा जाता है इसे। कौन सा पाथवे? इसी ग्लाइकोलाइसिस की स्कीम, कौन सी सेवरल स्टेप्स में किस तरीके से ये टूटेगा ना, उस पूरी स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे कहते हैं, बिकॉज ऑफ दीज साइंटिस्ट। ठीक है, इन साइंटिस्ट के इनिशियल्स को यूज किया गया है, लास्ट नेम का इनिशियल वर्ड यूज किया गया है, लेटर यूज किया गया है और बना दिया गया है EMP पाथवे। क्लियर? अगर आप कहीं पर भी कोई भी आपसे पूछे कि EMP पाथवे का क्या फुल फॉर्म है, तो आप क्या कहोगे कि भाई साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इस पाथवे को दिया है, जिन्होंने बताया है इस स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को कि ग्लूकोज को ऐसे तोड़ना है, इस तरीके से टूटता है ग्लूकोज प्लांट्स में। ठीक, तो जिन्होंने ये स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दी है, EMP पाथवे दिया है, इसी को आप कहोगे कि भाई ये उनके नाम पर डिपेंड करता है। ठीक, अब बात करें अगर हम एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स की, तो इट इज ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ठीक है, इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इन एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज को तोड़ते हैं, उनमें ठीक है ये इकलौती प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कहाँ होता है बेटा? कल भी पढ़ा था ये हमने कि क्लोरोप्लास्ट में बना रहे हैं, साइटोप्लाज्म में तोड़ रहे हैं। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, और इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनमें इकलौता यही पाथवे है, EMP पाथवे है। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे।
In this process, glucose undergoes partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid. इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पूरा नहीं टूटा है ये अभी। इसका क्या बना है, इसने 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं पायरुविक एसिड के। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड, और पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन वाले के ये 2 मॉलिक्यूल बना कर देगा, ठीक है। 3 कार्बन वाले के ये 2 मॉलिक्यूल बना कर देगा। इसे पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, आप देखोगे, क्योंकि अभी इससे कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुई है। जो एंड प्रोडक्ट है आपको अभी वो नहीं मिले हैं, ठीक। तो इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। प्लांट्स में ये जो ग्लूकोज है ये कहां से मिला है, सुक्रोज से डिराइव होके आया है। विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस का ही एंड प्रोडक्ट है। और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इनवर्टेज, ठीक है। सुक्रोज से डिराइव हुआ सबसे पहले तो क्या, ग्लूकोज, जिससे पूरी प्रोसेस चलनी है, ठीक। तो सुक्रोज से क्या बने, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सबसे पहली रिएक्शन क्या बोलोगे, सबसे पहली रिएक्शन बोलोगे कि सुक्रोज से बना क्या, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। टेढ़ा जा रहा है क्या ये, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, सुक्रोज से बने। कौन सा एंजाइम की हेल्प से, इनवर्टेज। कल ही पढ़ा था हमने कि पूरी एंजाइमेटिक स्टेप्स होंगी। कौन सा एंजाइम, इनवर्टेज, ठीक है, जिसने इन्वर्ट कर दिया है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया, ठीक है। एंड दीज 2 मोनोसेक्राइड्स रेडिली एंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। और ये जो 2 मोनोसेक्राइड्स बने हैं अब ये क्या हो जाएंगे, ये इस ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में फटाफट से एंटर कर जाएंगे। ये जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे आप बोल रहे हो ना अभी, ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे में ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है जो कि इसे तोड़ेगा, ठीक है। इसमें ये एंटर कर जाएंगे फटाफट से, इसमें ये एंटर कर जाएंगे फटाफट से। सुक्रोज क्या है, डायासेक्राइड, ठीक है। सुक्रोज क्या है, डायासेक्राइड। ये क्या बने दोनों, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। ये भी क्या बना, मोनोसेक्राइड, ठीक है भाई। ये रिएक्शंस इस तरीके से लिखते चलना, आगे पूरी साइकिल भी मिलेगी आपको, बट स्टिल रिएक्शंस इस तरीके से लिखते चलना। सुक्रोज ने क्या बनाया, इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बनाया। किसने बनाया, सुक्रोज ने बनाया, ठीक है। सुक्रोज क्या है, डायासेक्राइड, जिसने बनाए 2 मोनोसेक्राइड्स। कौन से मोनोसेक्राइड, कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। लिख लो इस रिएक्शन को जरा फटाफट से। आगे भी आपको सारी जो प्रोसेस पढ़नी है ना, इसमें ऐसी ही सारी आपको रिएक्शंस, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखते चलना है। ये सबसे पहला लिखा है आपने अभी, ये सबसे पहला स्टेप लिखा है आपने कि भाई पूरे पाथवे में एंटर कौन करेगा, मोनोसेक्राइड करेंगे ना। तो पहले मोनोसेक्राइड तो बना ले हम, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दीज आर द मोनोसेक्राइड्स, ठीक। किस एंजाइम की हेल्प से बने हैं, इन्वर्टेज की हेल्प से, इन्वर्टेज की हेल्प से बने हैं। चलो भाई आगे देखें, चलो आगे समझते हैं। ये सबसे पहली रिएक्शन है भाई, इसको जरूर लिख लेना। और यहीं से आप ये समझ लेना कि आगे जो भी प्रोसेस पढ़ोगे ना, पूरा थ्योरी उसको ऐसे ही आपको स्टेप्स में कन्वर्ट करते जाना है। सबसे पहले क्या हुआ कि सुक्रोज डायसेक्राइड जो कि बना था यहाँ पर, ठीक है, कहां से डराइव होके आया है, ग्लूकोज, सुक्रोज से डराइव हुआ है, ठीक।
एंड प्रोडक्ट है ये फोटोसिंथेसिस का। ये डायसैकेराइड जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से इसे कन्वर्ट कर देगा, किस में इन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये मोनोसेक्राइड बन गए जो कि इस ईएमपी पाथवे को चाहिए थे, फटाफट से ये ईएमपी पाथवे में एंटर कर गए। ईएमपी पाथवे में एंटर कर गए। अब देखते हैं आगे की कहानी। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase। अब क्या होगा, EMP पाथवे की स्टेप स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को फॉस्फोराइलेट किया जाएगा और यहां पर क्या बनेगा फिर प्रोडक्ट, ग्लूकोज 6-phosphate सी। तो आप कैसे लिखोगे इसे कि मैम क्या हुआ, ग्लूकोज, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, क्या बना इससे बना ग्लूकोज 6-phosphate, मतलब इसके 6th पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड हो गया। ठीक है ना, किस एंजाइम की हेल्प से हुआ है ये, एंजाइम हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। 6th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया है हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। ठीक है, एंजाइम हेक्सोकाइनेज की हेल्प से ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट करना, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-phosphate बाय द एंजाइम और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या कहलाएगा ये, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हेक्सोकाइनेज की हेल्प से ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्जन क्या कहलाएगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज कहलाएगा। इतनी बात क्लियर। सबसे पहली चीजें अभी जो भी आप पूरा समझते जा रहे हो ना, ये सब ऐसे ही स्टेप्स में समझना है भाई। ये ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्जन फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। इसके बाद क्या हुआ, दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6-phosphate। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है ग्लूकोज का, ये अपना एक आइसोमर बनाएगा। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में अगर आप देखोगे उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस, तो सिर्फ उनके अंदर क्या है, उनका स्ट्रक्चरल जो अगर ओवरऑल आप फॉर्मूला देखोगे तो सेम है, लेकिन उनके आइसोमर आप बना सकते हो। जब आइसोमर वो अपना क्रिएट करेगा तो वो क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 6-phosphate को बनाएगा। ठीक है, तो इस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ने, ग्लूकोज 6-phosphate ने क्या बना लिया, इसने बना लिया फ्रक्टोज 6-phosphate। क्या बनाया, फ्रक्टोज 6-phosphate। ये जो सब्सिक्वेंट स्टेप्स है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। इसके बाद आप देखोगे ना कि जितनी भी स्टेप्स हैं, दो मोनोसैकेराइड्स बने थे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों की इसके आगे वाली स्टेप्स जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक, इसके आगे वाली दोनों की ही स्टेप्स जो है वो बिल्कुल सेम है, तो इसलिए अब इसके बाद से आपको दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक का मैकेनिज्म आप पढ़ोगे वही दूसरे का भी है, सेम है। ठीक है ना, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ हेक्सोकाइनेज की हेल्प से, ग्लूकोज 6-phosphate बना, फिर इसने अपना क्या बनाया, आइसोमराइजेशन लिख लेंगे हम। ठीक है, इसने अपना आइसोमर बनाया और वो क्या बन गया, फ्रक्टोज 6-phosphate। अब इसके बाद से कहानी सेम है, फ्रक्टोज 6-phosphate। अब इसके बाद से कहानी जो है वो सेम है, फ्रक्टोज 6-phosphate के बाद से कहानी सेम है दोनों के मेटाबॉलिज्म की। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं देखना यहां से। ठीक है, फ्रक्टोज 6-phosphate से अब अपन आगे की कहानी देखना स्टार्ट करते हैं कि बाकी की स्टेप्स कैसे चलेंगी। ठीक, अभी तक आपने क्या देखा पिछली स्टेप में कि डायसैकेराइड सुक्रोज से इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से दो मोनोसैकेराइड्स बन गए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये मोनोसैकेराइड्स फटाफट से ईएमपी पाथवे में एंटर कर गए। ईएमपी पाथवे में एंटर किए तो सबसे पहले ग्लूकोज को जो है क्या होने की जरूरत थी, फॉस्फोराइलेशन की जरूरत थी, फ्रक्टोज को भी। ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ और वो बन गया ग्लूकोज 6-phosphate हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। फिर इसका आइसोमराइजेशन हुआ, ये फ्रक्टोज 6-phosphate बन गया। फ्रक्टोज का फॉस्फोराइलेशन से वो फ्रक्टोज 6-phosphate ही बना था। अब इसके बाद से स्टेप्स जो है वो बिल्कुल सेम है, सेम स्टेप्स पे दोनों का क्या होना है, मेटाबॉलिज्म होना है, तो हम किसी एक का ही पढ़ेंगे और सारी स्टेप्स को 1 by 1 डील करेंगे। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को?
या एक बार फिर से पूरा यहां तक बताऊं, क्योंकि इसके बाद से अब हम सीधे स्टेप्स के साथ डील करेंगे। यहां तक अगर क्लियर है सभी को तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो। इसके बाद हम सीधे अब 1 बाय 1 सारी स्टेप्स देखेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे और उसके बाद फिर हम समझेंगे सारी स्टेप्स का पूरा एक साइक्लिक फ्लो चार्ट। क्लियर है भाई? स्टार्ट करें, पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे फ्लो चार्ट स्टेप्स का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, पहले थ्योरी देखेंगे अपन, ठीक है, उसके बाद इन सारी स्टेप्स पर आएंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आइसोमर बना तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब उसके बाद से ये सारी जो स्टेप्स आ रही है ना, ये सब अपन पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद स्टेप्स पर आएंगे। क्या बोलते हो, पहले स्टेप्स देखनी है क्या सभी को? पहले स्टेप्स देखनी है क्या सभी को? पहले अपन थ्योरी देखते हैं, फिर स्टेप्स पर आएंगे, ठीक है। सी, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? इन ग्लाइकोलाइसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस, ठीक है, 10 रिएक्शंस की पूरी चेन चलती है, पूरी चेन। कितनी रिएक्शंस की बेटा? 10 रिएक्शंस की। ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शंस की पूरी चेन चलती है, जैसे आपने जस्ट अभी देखा, ये देखो, ये ऐसे पूरी ये चेन चलेगी 10 रिएक्शंस की। वहां देखो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर ट्रायोज फॉस्फेट, फिर ये ऐसे करके पूरी 10 रिएक्शंस की स्टेप्स है ये पूरी, ठीक, ऐसे करके बनेगा फिर फाइनली आपका जो आप कह रहे हो, ठीक, के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके? 3 कार्बन कंपाउंड के, पायरुविक एसिड के। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट आपका है वो 10 रिएक्शंस 10 स्टेप्स से बनेगा। आप इसे कह सकते हो पूरी सीरीज ऑफ 10 रिएक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम। हर एक स्टेप, हर एक रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। आपने अभी देख लिया, एक इन्वर्टेज था, पहले सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करवाया, फिर एक हेक्सोकाइनेज आया, उसने फॉस्फोराइलेशन करवाया। ऐसे हर रिएक्शन के लिए, हर स्टेप के लिए एक अलग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ना। देन in glycolysis, a chain of 10 reactions under the control of different enzymes takes place to produce pyruvate from glucose. ग्लूकोज से पायरुवेट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट को प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू होने वाली 10 डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं। While studying the steps of glycolysis, ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स को जब अपन पढ़ेंगे ना 1 by 1, आपको ध्यान देना है किस चीज के ऊपर? दैट द स्टेप्स एट विच यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी, NADH और H+ टेक्स प्लेस। आपको ध्यान देना है किस चीज पर? कि कहां पर आप सिंथेसिस कर रहे हो, ठीक है, और कहां पर आप यूटिलाइज कर रहे हो। किसे मैम? किसे? ठीक, कहां पर आप सिंथेसिस कर रहे हो और कहां पर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, मतलब कहां पर आप प्रोड्यूस कर रहे हो और कहां पर कंज्यूम कर रहे हो। किसे? वही एनर्जी करेंसी को। इससे क्या होगा? लास्ट में आपको याद है हमें बैलेंस शीट भरनी है। किस किस को याद है वो टॉपिक कि हमें लास्ट में बैलेंस शीट भरनी है मैम? उसमें हमें देना पड़ेगा ना, पूरा रिकॉर्ड निकाल के देना पड़ेगा ना कि कितना हमने इन्वेस्ट किया और कितना हमने उससे कमाया, राइट, कितना हमने प्रोड्यूस किया और कितना हमने उसको खर्च कर दिया, कितना हमने अर्न किया और कितना खर्च कर दिया, कितना स्पेंड कर दिया। तो एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों चीजों की आपको बैलेंस शीट बनानी है कि कितना आपने अर्न किया और कितना खर्च कर दिया। क्लियर है बात? तो आपको पूरी स्टेप्स में, हर स्टेप में ध्यान देना है कि कौन सी स्टेप पे आप सिंथेसिस कर रहे हो, कौन सी पे यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ताकि लास्ट में आप बैलेंस शीट भर सको। ठीक है, क्लियर है कहानी? कितना आपने खर्च किया, कितना आपने बनाया, इस बात पे ध्यान देना है ताकि लास्ट में हम भर सके हमारी बैलेंस शीट। चलो आगे देखते हैं। पहले पूरी थ्योरी देखेंगे अपन,
ठीक, उसके बाद लास्ट में अपन वो सारी स्टेप्स देखेंगे। स्टेप्स किस तरीके से बनेंगी थ्योरी से वो मैंने आपको बना के बता दिए। ये स्टेप आपके सामने है, राइट, ये स्टेप आपके सामने, आपको समझ में आ गया है कि हाँ थ्योरी से कैसे स्टेप्स बननी है। चलो अब शायद ये हमें दिक्कत नहीं देगा आगे तक, हाँ नहीं देगा। चलो भाई कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, यहाँ से आ जाओ। तो एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में एटीपी को आप यूटिलाइज कर रहे हो। फर्स्ट कौन सी स्टेप, इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आप एटीपी को क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। एंड सेकेंड आप कब यूटिलाइज कर रहे हो, इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्जन। ये जो 2 कन्वर्जन, ये जो 2 स्टेप्स ऑफ रिएक्शन है, इन 2 स्टेप्स में आपने क्या किया है, आपने एटीपी को यूटिलाइज किया है। ठीक, पहली स्टेप देखो ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन। दूसरी स्टेप देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्जन। ये 2 कन्वर्जन्स में आपने एटीपी को यूटिलाइज किया है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। हमें देखना था कि हमने कहां कहां यूटिलाइज किया और कहां पर रिलीज किया है, तो इन 2 स्टेप्स में यूटिलाइज किया है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट and 3-phosphoglyceraldehyde PGAL। पागल जो लोग कहते हैं इसे, तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे याद रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। PGAL, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड PGAL। ठीक, तो इसकी बात कर रहे हैं हम, और किसकी बात कर रहे हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये नाम है भाई, किनके नाम है, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना है ना, इसे आप तोड़ते हो किसमें, अभी तक तो 6 कार्बन वाला चल रहा था काम, अब आपको 3 कार्बन पे लेके आना है, तो आपने इसे तोड़ा किस पे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और 3-phosphoglyceraldehyde में, 2 चीजों में तोड़ दिया। We find that there is one step where NADH plus H plus is formed from NAD plus। ठीक है, हमने देखा कि एक स्टेप ऐसी है जहां पर NAD plus से NADH plus H plus बना है, और ये कब हुआ है, दिस इज व्हेन 3-phosphoglyceraldehyde PGAL is converted to 1,3-biphosphoglycerate BPGA। ठीक है, इस कन्वर्जन के वक्त एक ये NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बना है। ठीक है, ये भी हुआ एक स्टेप में। आपको यहाँ पर ओवरऑल जो है, जहां पर जो भी चेंजेस हुए हैं, कहाँ ATP बना है, कहाँ NADPH बना है, कहाँ NADH बना है, कहाँ कंज्यूम हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पर पूरा कंक्लूजन बताया हुआ है। ठीक है, फिर अपन आएंगे स्टेप्स पर। देन 2 redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atoms। 2 redox equivalents को रिमूव किया गया है from PGAL and transferred to a molecule of NAD plus। PGAL is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA। The conversion of BPGA to 3-phosphoglyceric acid PGA is also an energy yielding process and this energy is trapped by the formation of ATP। इससे भी एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, इससे एनर्जी का आपको क्या मिला है, इससे आपको बेनिफिट मिला, इससे एनर्जी बनी है। किस फॉर्म में बना दिया आपने उसे, इसे आपने एटीपी के फॉर्म में ट्रैप कर लिया है। इससे जो एनर्जी बनी, इस कन्वर्जन से जो एनर्जी बनी, उसे आपने एटीपी के फॉर्म में ट्रैप कर लिया है। तो अभी देखा आपने कि कहाँ पर 2 कन्वर्जन ऐसे हुए थे, बिगनिंग में 6 कार्बन वाले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ये 2 कन्वर्जन ऐसे थे जिनमें एटीपी आपको यूज करना पड़ा, यूटिलाइज करना पड़ा। यहाँ पर क्या हुआ, एटीपी बना है, प्रोड्यूस हुआ है, और उसको आपने एटीपी के फॉर्म में ट्रैप भी कर लिया है।
ठीक, यहाँ पर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई है इस कन्वर्जन से। ठीक है, इसके आगे देखो और क्या हुआ है। अनदर एटीपी इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पीईपी टू पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनोल, इस पीईपी का पायरुविक एसिड में जो कन्वर्जन हुआ है इससे भी एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक, तो अब आपको फाइनली कैलकुलेट करना पड़ेगा एट लास्ट के कितने एटीपी आपने बनाए, कितने खर्च कर दिए, ओवरऑल बचे कितने आपके पास। पहले अपन स्टेप्स को स्टडी करेंगे फिर आएंगे वहां। देखो जरा फटाफट से पहले स्टेप्स को स्टडी करते हैं, आ जाओ। देखो सबसे पहला 6 कार्बन वाला ग्लूकोज एटीपी इसने यूज कर लिया, देखो एडीपी बना दिया, एटीपी को यूज कर लिया इसने। ठीक है, क्या करने के लिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बनाने के लिए। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ही आइसोमर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, आइसोमराइजेशन हुआ। फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये भी 6 कार्बन वाला ही है, कार्बन्स पे ध्यान देते रहना भाई। 6 कार्बन वाला है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पर भी। अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। इसने फिर एक एटीपी यूज कर लिया। ठीक है, मैं एटीपी लिखती जाऊं अगर तो एटीपी कितने यूज हो गए मेरे, 2। ठीक है, माइनस लिखा है मैंने, माइनस हो गए हैं 2, जहां प्लस होता जाएगा मैं वो लिखती जाऊंगी। ठीक, अब ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से ये ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है, मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, जो कि क्या है, 3 कार्बन। ये क्या है, 3 कार्बन वाला। या फिर ट्रायोज फॉस्फेट में क्या बन सकता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन वाला। ठीक है, इंटरकन्वर्टिबल है ये। इन्होंने क्या किया है, एक NAD प्लस को यूज करके NADH प्लस H प्लस बनाए हैं। तो ये NADH प्लस H प्लस बन गया कितना, 1। ठीक है, प्लस हुआ है, ये बन गया। अब इसके बाद ये कब बना है, जब इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन वाले का कन्वर्जन हो रहा था ट्रायोज बाइफॉस्फेट, मतलब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, ये भी 3 कार्बन वाला है। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जब इसका कन्वर्जन हुआ है, ट्रायोज बाइफॉस्फेट भी कह सकते हो आप इसको, 2 मॉलिक्यूल इसके बने हैं। ठीक, यहां से देखो 2 मॉलिक्यूल से शुरुआत हुई थी, तो अब ये 2 मॉलिक्यूल पर ही है। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं इसके भाई। ठीक, यहां पर अब देखो इससे क्या हुआ आगे, इससे क्या हुआ आगे, यहां पर ये आपका ट्रायोज फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन वाला जो था, ठीक, इसमें कन्वर्जन हुआ, इस बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्जन हुआ। इसके भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल ही हैं, ये 3 कार्बन वाला है, क्योंकि यहां पर इसने क्या किया है, एक एटीपी को बनाया है। तो अब क्या हो गया, एक एटीपी प्लस हो गया है मेरे पास, एक एटीपी क्या हो गया मेरे पास, प्लस हो गया है। यहां पर क्या हुआ था, माइनस हो गए थे 2, यहाँ एक प्लस हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर अब इसका 3 कार्बन वाले का कन्वर्जन हुआ है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में यहाँ क्या बना, पानी, क्या बना, एक वाटर। ठीक, देखो ऐसे लिखो कि कहाँ प्लस हो रहा है और कहाँ माइनस हो रहा है। यहाँ पर माइनस हुआ है, यहाँ पर प्लस हुआ है, फिर ये प्लस हुआ है, अब वाटर मॉलिक्यूल भी बना है तो ये भी प्लस हुआ है। अरे ठीक है, H2O ये भी प्लस हो गया है। क्या बना फिर, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, मैम ये तो सुना हुआ है, पीईपी, फोटोसिंथेसिस में अभी पढ़कर आए हैं। हाँ जी, ये वही आपका पीईपी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन गए 2 मॉलिक्यूल। कैसा था ये, 3 कार्बन वाला, याद है ना सभी को। देखो वहां से 6 कार्बन के बाद से जो टूटा है, तो अब पूरा ये 3 कार्बन पे ही चल रहा है। ठीक है, लास्ट तक आपको जो बनाना था कंपाउंड, वो भी आपका 3 कार्बन वाला ही था। ठीक, यहां पर भी आपने क्या करा है, एडीपी, ये देखो सॉरी एटीपी, ये बना है, सिंथेसिस हुआ है, ये देखो एटीपी सिंथेसिस हुआ है। यहां पर भी क्या बन गए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। एटीपी फिर से प्लस हो गया, एटीपी फिर से प्लस हो गया, एटीपी फिर से बन गया। अब आपको ये देखना है टोटल नंबर, अब क्या देखना है आपको, टोटल नंबर के ओवरऑल कितने एटीपी बने हैं, कहाँ कितने एटीपी बने हैं और कितने एटीपी खर्च हुए हैं।
ओवरऑल नंबर देखना है आपको, कैलकुलेशन लगाना है आपको कि एटीपी कितने बने हैं, किस तरीके से ये पूरी स्टेप्स चली हैं, कितनी स्टेप्स हुई हैं भैया आपके पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, पूरी 10 स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस हैं ये सारी की सारी ग्लाइकोलाइसिस की। अब आपको ये सारा जो एटीपी, H2O, NADH, इन सब का जो प्लस और माइनस है इसका बैलेंस शीट बनाना है। तो ये पूरा क्लियर करते हैं, पूरा क्लियर करते हैं, बैलेंस शीट पर आते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट पर आएंगे, सी पायरुविक एसिड जो है वो की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लूकोज को तोड़ के आपने क्या बनाया, पायरुविक एसिड ही बनाया, यस, तो वो क्या हो गया इसका की प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, है ना। व्हाट इज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ पायरुवेट, दिस डिपेंड्स ऑन द सेल्यूलर नीड। ये पायरुवेट का क्या मेटाबॉलिक रेट होगा, ये कितना कब यूटिलाइज किया जाएगा, कब इसको यूज करेंगे, कब इससे क्या बनाएंगे, क्या होगा इसके साथ, इसका पूरा का पूरा डिपेंडेंस किस चीज के ऊपर है, सेल्यूलर नीड के ऊपर। जैसी जब सेल को रिक्वायरमेंट होगी वैसा इसको यूटिलाइजेशन किया जाएगा, राइट। जब जैसी सेल को रिक्वायरमेंट होगी वैसा इसको यूटिलाइज किया जाएगा। एंड देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस। 3 मेजर तरीके हैं आपके पास जिनसे पायरुविक एसिड को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, जो ग्लाइकोलाइसिस से बन रहा है। ये क्या है, दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस पायरुविक एसिड को फिर सेल्स यूज कैसे करती हैं, अलग अलग तरीके से, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, या एरोबिक रेस्पिरेशन से, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, या एरोबिक रेस्पिरेशन से, अलग अलग तरीकों से इस पायरुविक एसिड को यूज किया जाता है जैसी जब सेल को रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इस पायरुविक एसिड को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ये पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हो आप इससे, ग्लूकोज का, याद है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना पार्शियल ऑक्सीडेशन कहलाया था, क्योंकि अभी उससे प्रॉपर जितना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटना है वो टूटा नहीं है, अभी वो सिर्फ 6 से 3 में कन्वर्ट हो गया है, 6 कार्बन से 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया है, तो इसीलिए इसे कहते हैं आप पार्शियल ऑक्सीडेशन। अभी इसका और ज्यादा टूटना बाकी है पायरुविक एसिड का, जो कि अलग अलग मैकेनिज्म से होगा, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या एरोबिक रेस्पिरेशन, अलग अलग मैकेनिज्म से होगा। इसीलिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो है फर्मेंटेशन। सी fermentation takes place under anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes। fermentation जो है वो anaerobic conditions में होता है कई सारे prokaryotes में और unicellular eukaryotes में, ठीक है। fermentation takes place under anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes। जो unicellular eukaryotes होते हैं और कई सारे प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें एनारोबिक कंडीशन में ही फर्मेंटेशन होता है। एरोबिक वाला पार्शियल ऑक्सीडेशन, एनारोबिक वाला कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई है वो स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, क्यों उसे पार्शियल ऑक्सीडेशन कहा है, एक बार जरा कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ा रहे हैं इस कहानी को। अब ये ग्लाइकोलाइसिस से आगे बढ़ रही है, फर्मेंटेशन की तरफ जा रही है। तो अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो एक बार जरा जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार जरा कमेंट करके बताओ अगर यहां तक की कहानी क्लियर है, क्योंकि अब ये आगे जा रही है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है, सी So for the complete oxidation of glucose to carbon dioxide and water, जो कि अभी नहीं बने हैं ना, एंड प्रोडक्ट तो यही चाहिए था हमें, लेकिन अभी क्या बना है, अभी तो सिर्फ पायरुविक एसिड बना है। तो ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, अब आगे की प्रोसेस चलेगी। चलो देखेंगे आगे की प्रोसेस को। देखो एक चीज तो हो गई कि हाँ मैम ग्लूकोज से 6 कार्बन से अपन ने 3 कार्बन वाला अपना ये पायरुविक एसिड बना लिया। अब इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के प्रोडक्ट्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट होता है ये किसके अंदर, एनारोबिक कंडीशन में। जो एंजाइम है जो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है, ठीक है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज, ये इन रिएक्शंस को करवाते हैं।
ठीक है, ये इन रिएक्शंस को करवाते हैं। देखो आपको तीनों मैकेनिज्म पढ़ने हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी, ठीक है, तीनों मैकेनिज्म्स आपको पढ़ने हैं, जिससे कि पायरुविक एसिड के आगे की कहानी चलेगी, आप फाइनली उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ोगे। ग्लूकोज से आपको यही बनाना था ना भाई, राइट, ग्लूकोज से तो आपको यही बनाना था। अभी तो आधा ही काम हुआ है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, रिमेनिंग तो पूरी 50% प्रोसेस बाकी है। तो इस 50% प्रोसेस को जो अब कंप्लीट करना है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होती है। सेल की जब जैसी नीड होती है ये वैसे होती है। अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि कुछ बैक्टीरिया की बात करें तो ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं पायरुविक एसिड से। क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड बनाते हैं पायरुविक एसिड से। कौन कौन सी स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व है, कौन कौन सी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। चलो देखो एक बार, इस बार अपन उल्टा करते हैं, इस बार पहले अपन स्टेप्स देखते हैं, उसके बाद देखेंगे अपन इसका थ्योरी, कौन कौन सी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। चलो देखो इन स्टेप्स को जरा फटाफट से, क्या क्या दिख रहा है स्टेप्स में आपको, कि सबसे पहले देखो यहां तक तो कहानी हम समझ चुके हैं फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड की। इस फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से फिर आगे का कन्वर्जन कैसे हुआ है, देखो ये पायरुविक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ये सारी चीजें देखो जरा फटाफट से, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहे हैं। क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से ये प्रोसेस चल रही है इसको समझो। एनिमल सेल्स में, ठीक है, एनिमल सेल्स में, मसल्स में, अगर हम एनिमल सेल का एग्जाम्पल लेंगे ना, बोलोगे मैम प्लांट्स का रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, एनिमल का क्यों ले रहे हैं। देखो भाई प्रोसेस ऑफ जो ये पूरी प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस को तो आप दोनों का ही पढ़ते हो यहाँ पर। यही दिक्कत है, सब लोग सोचते हैं कि मैम ये तो सिर्फ प्लांट्स की बात होनी चाहिए थी, लेकिन भाई एनिमल के एग्जाम्पल भी आप साथ ही में ले लेते हो, कहानी यहाँ पर भी सिमिलर ही है। जब एनिमल सेल्स में हम बात करेंगे जैसे कि हमारी मसल्स की, एक्सरसाइज के वक्त इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता हमारे पास। हम एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे होते हैं, एनर्जी को कंज्यूम ज्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कम ले रहे होते हैं। इसलिए तो तेज तेज सांस लेते हैं ना, कि ज्यादा ऑक्सीजन लेने पर कितनी ले लेंगे भाई, ऑक्सीजन तो तब भी इनएडिक्वेट ही रहती है एज कम्पेयर टू योर एक्टिविटी। आप एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हो, ऑक्सीजन कम मिल रही है आपकी बॉडी को, तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपको फटाफट से बिना ऑक्सीजन के ही कि ठीक है भाई ऑक्सीजन तो पता नहीं कब आएगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही फटाफट से एनर्जी प्रोवाइड करने लगती है आपकी बॉडी के, जितनी बन जाओ उतनी दे दो इसको, तो ये तो कूदे जा रहा है, एक्सरसाइज किए जा रहा है, ये तो स्किपिंग किए जा रहा है, इसे एनर्जी दे दो। तो बॉडी क्या करती है हमारी, मसल्स क्या करती है, एक्सरसाइज के वक्त ऑक्सीजन इनएडिक्वेट होता है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में तोड़ने लगती हैं। इसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। किस एंजाइम से, जिस एंजाइम से ये तोड़ती है उसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कहते हैं, जो कि पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। द रिड्यूसिंग एजेंट इज, और यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है, NADH प्लस H प्लस, विच इज रीऑक्सीडाइज टू NAD प्लस इन बोथ द प्रोसेसेस, जो कि NAD प्लस में रीऑक्सीडाइज हो जाता है दोनों ही प्रोसेसेस में, ठीक है। तो देखो हमारी मसल्स में हम कहते हैं ना कि जब हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की, बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, बहुत ज्यादा जिम कर लिया, बहुत ज्यादा रनिंग कर ली, बहुत ज्यादा कोई एक काम एकदम से कर लिया, कहीं हम पहाड़ पे चढ़ने चले गए एकदम से, राइट, तो हमारी मसल्स क्या हो जाती हैं, बहुत टाइट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड जो है वो भी टूटता है, धीरे धीरे करके आपकी जो मसल्स हैं वो नॉर्मलाइज होती हैं फिर। तो ये जो मसल फैटीग आपको फील होता है ये लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की वजह से होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने एकदम से बहुत ज्यादा एक्टिविटी की जितनी आप नॉर्मल लाइफ में नहीं करते थे, तो आपकी बॉडी ने क्या किया, आपको एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये पायरुविक एसिड किस में टूट गया, लैक्टिक एसिड में जमा हो गया ये आपकी मसल्स में, ठीक है। क्लियर कहानी। तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात हुई, आगे पढ़ते हैं। दोनों ही केस में, ठीक है, दोनों ही केस में लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन दोनों में ही बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड, ठीक है। ग्लूकोज की एनर्जी का लेस देन 7% एनर्जी ही रिलीज होती है, एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ATP, और उसका पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो ATP के फॉर्म में भी ट्रैप नहीं होता, ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट भी ट्रैप नहीं होता है। ऑल द प्रोसेसेस आर हैजार्डस, आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस, ठीक है। सारी ही प्रोसेस जो होती हैं वो काफी
प्रोसेस जो है वो बढ़िया तरीके से चलती हैं, या तो चाहे वो एसिड बने, चाहे वो अल्कोहल बनाए, जो भी बनाए, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनाए या वो अल्कोहल बनाए, दोनों ही प्रोसेस जो है वो प्रोसेस इसी तरीके से चलेंगी। अब ये लैक्टिक एसिड की कहानी कब आई थी बीच में, और अब अगर अपन इसके बात करें कंप्लीट टूटने की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की और अल्कोहल बनने की, तो व्हाट इज द नेट एटीपीज दैट इज सिंथेसाइज्ड। टोटल मैंने कहा था लास्ट में आप क्या करोगे, पढ़ोगे इसको, ठीक है, कि टोटल एटीपीज कितने सिंथेसाइज हो रहे हैं। अगर हम कैलकुलेट करें कि टोटल एटीपी कितने सिंथेसाइज हुए और कितना नंबर जो है यूटीपी का यूटिलाइज कर लिया गया, उसको हम रिड्यूस करें, तो क्या कहोगे, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, पूरी प्रोसेस का है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, वहां से जो प्रोसेस शुरू हुई थी, पार्शियल ऑक्सीडेशन, उसके बाद फर्मेंटेशन, दोनों बात बतानी है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से फिर जब वो उसका फर्मेंटेशन भी हो गया अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में, पूरी प्रोसेस में, पूरी ओवरऑल प्रोसेस में कितना एटीपी सिंथेसाइज हुआ, ओवरऑल कितना अमाउंट ऑफ एटीपी सिंथेसाइज हुआ, ये कैलकुलेट करना है आपको बैलेंस शीट में भी। Yeasts poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. यीस्ट जो है वो अपने आप को पॉइजन कर देते हैं, ठीक है, मर जाते हैं जब अगर उनके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज 13% से भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी आपसे पूछा गया है, ये आपको कैलकुलेट करना है। आप समझ लो कि ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में ऐसा नहीं है कि आपको आंसर मिलेगा, नहीं, आपको आंसर मिलेगा। बैलेंस शीट अपन को भरनी है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये आपका टॉपिक है ही, ठीक है। बैलेंस शीट तो हम पूरी भरेंगे ही, वहां अपन इस चीज को प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, पर आपको अभी के लिए ये होमवर्क करना है, पूरा टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी कितना है ये पता करना है। एंड व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। जो नेचुरली आप फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराते हो, उनमें फिर अल्कोहल का परसेंटेज कितना होता होगा, ये जरा सोचो। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, देखो, इनके लिए इनका मुझे आंसर प्रोवाइड करना बहुत आसान है। आप जैसे ये पूरी कथा कहानी सुन रहे हो, आप वो भी सुन लोगे, कौन सी बड़ी बात है। पर इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आप ढूंढोगे तो आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, आप सोचोगे कॉन्सेप्ट के बारे में, आप समझोगे उसके बारे में, ठीक है, आपके थॉट्स डेवलप होंगे, आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहेंगी। ठीक, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर ढूंढने हैं। एक और क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कॉन्सेंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड। इस कॉन्सेंट्रेशन से भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले जो अल्कोहलिक सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं ना, प्रॉपर अल्कोहल ही जो बनाई जाती है, फिर उन्हें कैसे ऑब्टेन किया जा रहा है। ठीक है, जो बेवरेजेस में आप फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बना रहे हो, वो उनमें कितना परसेंटेज है अल्कोहल का, और जिनसे प्रॉपर आपको सिर्फ अल्कोहल ही बनानी है, उनमें कितना परसेंटेज है अल्कोहल का, राइट। तो ये क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स ढूंढोगे, ठीक है। एंड व्हाट देन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एक्सैक्ट द एनर्जी स्टोर्ड टू सिंथेसाइज अ लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ठीक, कुछ क्वेश्चंस ये हैं जिनके आंसर्स आपको जरूर ढूंढने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लेक्चर्स में इनके आंसर नहीं मिलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन आपको इनके आंसर्स अभी जरूर ढूंढने हैं इस लेवल पर। समझ रहे हो बात, ये होमवर्क है आपका। यूकैरियोट्स में ये सारी स्टेप्स जो होती हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं, और इन सब को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यूकैरियोट्स में ये सारी स्टेप्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इनको ऑक्सीजन चाहिए होने के लिए। अब देखो पढ़ते हैं अपन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है ये, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाली। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन नहीं है, यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करेगा। ठीक है, एनएरोबिक की कंडीशन में क्या हुआ था, एनएरोबिक में क्या हुआ था, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ था, और बना था क्या, अल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, है ना। पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ और फिर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से चला। लेकिन हम बात कर रहे हैं एरोबिक की, तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट में एनर्जी प्रेजेंट है ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसे कहा गया था, याद करो, लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किन्हें कहा था, जिन्हें तोड़ोगे, मेनली कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज को तोड़ रहे हो, वो क्या है आपका सबस्ट्रेट। तो जितनी उसमें एनर्जी प्रेजेंट है उसका लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। एनारोबिक में क्या कहा कि पूरा उतना बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, 5 to 7% एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एरोबिक एनारोबिक को कंपेयर भी साथ ही करते हैं। चलो, This type of respiration is most common in higher organisms. Higher organism में ये respiration सबसे ज़्यादा common है, ठीक है। इसकी process के बारे में हमें next section में पढ़ना है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, कि नेक्स्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे आंसर्स इन सबसे जुड़े हुए मिलने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं ढूंढोगे आंसर्स, ढूंढने आपको तब भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में आंसर मिलने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं ढूंढोगे आंसर, ढूंढना तो आपको तब भी है, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस उसी से डेवलप होगी, ठीक। तो चलो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर, जो कि आपको अपने आप पता चलेंगे नई प्रोसेस को पढ़ते हुए। आज हमने पढ़ लिया क्या, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन, ठीक है। एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, किसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इतनी कहानी। चलो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। तब तक आपको क्या करते रहना है, अगर कोई भी लेक्चर अभी तक स्किप किया है तो ईमानदारी से चले जाना है फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में और सर्च कर लेनी है मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट। आपको लाइन से सारे लेक्चर्स मिलेंगे विद एवरी चैप्टर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आल्सो। अगर आपने अभी तक अवेल नहीं किया है तो ई बुक्स एंड ई नोट्स के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाकर अवेल कर लें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।